बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, हमारे जो फर्स्ट ईयर की जर्नी शुरू हो चुकी है, तो इस जर्नी में पहला चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैप्टर यानी मेजरमेंट्स ये मुकम्मल हो चुका है और आज हमने एमसीक्यूज़ करने हैं। तो एमसीक्यूज़ को शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट एमसीक्यू कि व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ अ वॉच एट 5 PM। ये कोई वॉच है और ये इसके दो आर्म्स हैं। आप देखें जो हवर आर्म है या जिसको हवर हैंड भी कहते हैं वो 5 पे है और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है। तो इस वक्त ये एंगल कितना है, ये एंगल मालूम कीजिए, रेडियन में मालूम करना है इस एंगल को। तो हमें इस बात का तो पता है कि ये जो घड़ी है इसकी जो घंटे की सुई है यानी आवर हैंड है, ये अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करेगी? कितने टाइम में? 12 घंटे में, बिल्कुल। तो हम यहाँ ले सकते हैं वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ आवर हैंड ऑफ वॉच इज इक्वल टू 12 आवर्स। सही। यही एक कंप्लीट रोटेशन हमें एंगल के बारे में पता है कि एंगल के लिए ये कंप्लीट रोटेशन 1 रेडियन के बराबर भी होती है और 360 डिग्री के बराबर भी होती है। यहाँ पे चूंकि आंसर मांगा जा रहा है रेडियन में, तो हम लिखेंगे इसको इक्वेशन में लिखेंगे। अब हम लिखेंगे वन कंप्लीट रोटेशन किसके बराबर होती है? रेडियन में 2 पाई रेडियन। इसको इक्वेशन 2 का। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 12 आवर्स। ये तो 12 घंटे है और हमें चाहिए 5 घंटों के लिए एंगल कितना है, तो फिर यहाँ पे 12 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5। तो इस बार यहाँ से पता करने के लिए 12 को बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 12 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 12 खत्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 और क्योंकि ये वाला 12 यहाँ पे आ गया। हम ये कह सकते हैं 2 और 12 को डिवाइड करने से पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 1 आवर। चूंकि हमें 5 आवर के लिए चाहिए एंगल कितना है, तो बाय मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स, 5 को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया इक्वेशन में, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 1 आवर। यहाँ पे लिखेंगे 5 पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है। तो जब इसको हल किया जाएगा तो इससे हमें जवाब मिलेगा यानी 5 आवर्स इज इक्वल टू 2.6 रेडियन। अब जरा इस चीज को राउंड ऑफ कीजिए। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 आवर्स इज इक्वल टू 3 रेडियन, यानी अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि बराबर है एक दूसरे के। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 रेडियन, ऑप्शन बी 2 रेडियन, ऑप्शन सी 3 रेडियन एंड ऑप्शन डी है 4 रेडियन। तो हमने इसमें ऑप्शन सी टेक करना है कि उसमें लिखा हुआ है 3 रेडियन। एमसीक्यू नंबर 2 में कहा जा रहा है 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियंस। 1 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगी? क्या इसका ऑप्शन ए है, बी, सी या फिर डी? इसको चेक करते हैं। हमें इस बात का पता है कि 2 पाई रेडियन ये बराबर है 360 डिग्री के। 360 डिग्री बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए 1 डिग्री, हमें यहाँ पे 360 डिग्री नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 360 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया 360 डिग्री के साथ। तो आंसर आ गया पाई रेडियन
डिवाइड बाय 180 और यहाँ पर आंसर आ गया 1 डिग्री। अब इससे पाई की वैल्यू लगाइए तो पाई की वैल्यू है 3.14 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। इसको हम हल करेंगे तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। इसको हल करने का एक तरीका तो ये हो गया। इसको हल करने का एक और तरीका भी है और वो ये है कि हमें इस बात का तो पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो क्यों ना हम 57.3 डिग्री को इस साइड में शिफ्ट कर दें या बोथ साइड में डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 57.3 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब ये 1 डिवाइड होगा इस नंबर पे 57.3 पे तो आंसर आ जाएगा 0.0175 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ एमसीक्यू नंबर 3 द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.000 उसके बाद फिर 00 है फिर 1 है इज। यानी इस नंबर को हमने लिखना है एक खास प्रीफिक्स में। इसको तो हम प्रीफिक्स यानी एक खास नाम बाद में लेंगे, उससे पहले हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो नंबर है 0. ये 5 zeros है उसके बाद 1 है। चूंकि ये एक स्मॉल नंबर है, जब ये स्मॉल नंबर है तो मैं इस पॉइंट को लाऊंगा यहाँ तक तो ये हो जाएगा जैसे 2 4 6। तो 1 मल्टीप्लाई 10 पावर वैसे मैं 1.0 भी लिख सकता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय कितने इसको मूव किया है 6 टाइम। जब 6 टाइम मूव किया है तो वो 6 यहाँ पे लिख लेंगे लेकिन साथ में माइनस का साइन भी होगा। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि ये नंबर छोटा है और ये हम पढ़ चुके हैं पहले साइंटिफिक नोटेशन के टॉपिक में कि जब कोई छोटा नंबर होगा और उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 की पावर क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो -6 दूसरा पॉइंट डेसिमल पॉइंट मूव हो रहा है टुवर्ड्स राइट, तब भी हम क्या लिखते हैं 10 पावर माइनस। तो 10 पावर माइनस इसका एक नाम था। हमने प्रीफिक्स जब हम टॉपिक कर रहे थे तो प्रीफिक्स में इसको हमने नाम दिया था माइक्रो। इसको माइक्रो कहा जाता है 10 पावर -6 को। तो माइक्रो वाला ऑप्शन ये करेक्ट है, ऑप्शन बी। ना एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। इन चारों में से कौन सा तरीका दुरुस्त है कि हम किस तरीके से यूनिट्स को लिखेंगे। ऑप्शन ए 71 न्यूटन, ये तो गलत है क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, यूनिट नहीं है तो ये गलत हो गया। और बी में है 12 माइक्रो सेकंड। तो यहाँ पे 2 प्रीफिक्सेस एक साथ आ गए। तो जब हम वो टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हम कन्वेंशंस पढ़ रहे थे अबाउट द यूनिट्स एंड जो मैग्नीट्यूड है जो यूनिट है उससे मुताबिक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे साइंटिस्ट का नाम वगैरह, तो उस वक्त हमने ये पढ़ा था कि हमने 2 प्रीफिक्सेस को एक साथ नहीं लिखना, ये भी रूल में नहीं आता। ऑप्शन 3 में 8 किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम का सिंबल गलत है। किलोग्राम में के कैपिटल नहीं होता, स्मॉल होता है। तो फिर ये वाला ऑप्शन ठीक है 43 किलोग्राम मीटर। यहाँ पे ये जो किलोग्राम है और मीटर है इन दोनों के दरमियान स्पेस भी मौजूद है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। इन चारों में से ठीक तरीका कौन सा है यूनिट्स के लिखने का। तो इन सबको बारी बारी चेक करते हैं। 71 न्यूटन, तो यहाँ पे जो न्यूटन लिखा हुआ है ये साइंटिस्ट का नाम है जो कि गलत हो गया। अगर ये यूनिट होगा तो फिर इस कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन लगा हुआ होगा। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी 12
मिली माइक्रो सेकंड, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे दो प्रीफिक्सेस एक साथ लिखी हुई है। और जब हम वो टॉपिक कर रहे थे जिसमें हम कन्वेंशंस पढ़ रहे थे अबाउट द यूनिट्स, अबाउट द प्रीफिक्सेस, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि दो प्रीफिक्सेस को हम एक साथ नहीं लिखेंगे, ये रूल में नहीं आता। तो ऑप्शन सी है 8 kg, इसमें जो के है किलोग्राम, किलोग्राम में के स्मॉल लिखा जाता है, जबकि यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि अक्सर जो कैपिटल के है ना वो कैलमर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल किलोग्राम के लिए यहाँ स्मॉल के होना चाहिए था, कैपिटल के नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन बी 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये ठीक है, इसमें 43 लिखा हुआ है यानी नंबर, उसके साथ में यूनिट लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड करेक्ट है क्योंकि किलोग्राम और मीटर क्यूब और 43 इन तीनों के दरमियान स्पेस भी मौजूद है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है। एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5 में कहा जा रहा है अ स्टूडेंट मेजर्स अ डिस्टेंस सेवरल टाइम्स। एक स्टूडेंट है और वो कोई डिस्टेंस की पैमाइश कर रहा है और उसने पैमाइश की है कई मरतबा। द रीडिंग्स लाई बिटवीन 49.8 सेंटीमीटर एंड 50.2 सेंटीमीटर। उसके जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट उसका 49.8 सेंटीमीटर और 50.2 सेंटीमीटर के दरमियान में आ रहा है। तो यानी 49.8 से लेकर 50.2 तक उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो क्यों ना इसको हम यहाँ पे ड्रा करके लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होगा 49.1 2 3 4 5 6 7 8 9 50, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका 50.1 50.2 ये कहेंगे। तो उसकी जो पैमाइश है वो 49.8। आपको पता है ये जो डिवीजन है इसको मैं कहूँगा 49.1, दूसरे डिवीजन को मैं कहूँगा 49.2। तो इस तरह 49.3 4 5 6 7 8 यानी ये वाली 49.8 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर फिर 49.9 50 50.1 50.2 उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 50.2 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। तो क्यों ना स्टूडेंट मैं इसको लोअर लिमिट कह दूँ और इसको अपर लिमिट कह दूँ, यानी उसकी जो पैमाइश है उस पैमाइश की मिनिमम वैल्यू 49.8 है और उस पैमाइश की मैक्सिमम वैल्यू 50.2 है। मिनिमम वैल्यू को लिखा तो वो हो गया 49.8 सेंटीमीटर। मैक्सिमम वैल्यू को लिखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 50.2 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है दिस मेजरमेंट इज बेस्ट रिगार्डेड एज। इस मेजरमेंट को हम इन चार ऑप्शंस में से किस तरीके में सबसे अच्छा लिख सकते हैं, यानी सबसे अच्छे तरीके से अगर हमने लिखना है तो वो इन चारों में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 49.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये जो 49.8 है इसके साथ एक मरतबा ये जो अनसर्टेनिटी है ये प्लस कर लेते हैं। 49.8 प्लस 0.2 तो आंसर विल बी 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको माइनस करते हैं 49.8 माइनस 0.2 तो ये हो जाएगा 49.6 सेंटीमीटर। अब देख लें 49.6 सेंटीमीटर यानी ये हो गया 49.5 और 49.6 ये रहा। तो हम तो 49.8 से पीछे चले गए, जबकि कम से कम पैमाइश ही 49.8 सेंटीमीटर है। जब हम इससे पीछे आ गए हैं तो ये वाला तरीका लिखने का गलत हो गया, इसको हम नहीं लिख सकते। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में है कि 49.8 प्लस माइनस 0.4
सेंटीमीटर। जब मैं 49.8 के साथ 0.4 को जमा करूंगा प्लस, तो इससे मेरे पास आंसर आएगा 50.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 50.2 पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं इसको अब इससे माइनस करूंगा तो यह हो जाएगा 49.8 माइनस 0.4, तो आंसर आएगा 49.4। जब 49.4 आ गया तो ये तो गलत हो गया ना, हम तो लोअर लिमिट से और चले गए हैं पीछे, क्योंकि 49, 49.5, 49.4 यहाँ पे हम आ रहे हैं, जबकि हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इस 50.0 के साथ जब मैं प्लस करता हूँ 0.2 को, तो आंसर आता है 50.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अपर लिमिट आ गई या मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हम इस 50.0 से माइनस करते हैं 0.2, तो आंसर आएगा 49.8 सेंटीमीटर। हाँ, ये ठीक है, यही तरीका लिखने का ठीक है, क्योंकि जब हम 0.2 की अनसर्टेनिटी 50 के साथ जमा करते हैं तो आंसर आता है 50.2 सेंटीमीटर। यहाँ से हम आगे नहीं जाए, और जब मैं इसको माइनस करता हूँ, 0.2 को 50 से माइनस करता हूँ, तो आंसर आता है 49.8 सेंटीमीटर। इससे भी हम पीछे नहीं आए, तो वाकई जो रिजल्ट है वो 49.8 से 50.2 तक ही आ रही है, जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो जैसे ही मैं 0.4 अनसर्टेनिटी को जमा करूँगा इस 50 के साथ, तो यह हो जाएगा 50.4। तो जब 50.4 आएगा तो मैं अपनी मेजरमेंट की रेंज से निकल जाऊँगा। ठीक है, यानी मैं मैक्सिमम वैल्यू से आगे चला जाऊँगा, हालांकि मुझे 50.2 तक बाउंड रहना है। 49.8 से 50.2 तक मुझे बाउंड रहना है। ठीक, तो ये हो गया MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 6 में है द पर्सन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर इज। ये हमारे पास कोई मेजरमेंट है जो कि मीटर में है, यानी लेंथ की पैमाइश हुई है, और इसमें ये जो अनसर्टेनिटी है ये 0.25 मीटर है। तो इसको कन्वर्ट करना है कौन सी अनसर्टेनिटी में? पर्सन अनसर्टेनिटी में। और ये खुद कौन सी अनसर्टेनिटी है? तो ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो फिर देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस मेजरमेंट को हम लेते हैं 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर। लिख लेते हैं इसको ना, ये है 3.76 मीटर प्लस माइनस, मैंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट करना है परसेंट अनसर्टेनिटी में। तो क्या तरीका है? उसके लिए हम लिखेंगे 0.25 यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर वैल्यू डिवाइड बाय मेजर वैल्यू। तो ये मेजर वैल्यू है 3.76 मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि इसमें परसेंटेज लाना है। तो ये हो जाएगा 3.76 मीटर, और जब हम इसको हल करेंगे तो इससे क्या आंसर आएगा? तो जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3.76 मीटर एंड 6.6%। तो जो अनसर्टेनिटी है परसेंटेज वो कितनी है? 6.6%। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 7 में है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मामीटर आर। दो बॉडीज हैं और उन दो बॉडीज का टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर किया गया है। तो एक बॉडी का टेम्परेचर था 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ रही है, ये अनसर्टेनिटी असल में कौन सी है? एब्सोल्यूट और सिस्टमेटिक है, क्योंकि सेम साइज सेम साइन लग रही है इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जो कि थर्मामीटर से हुई होगी। तो
तो फिर ये इंस्ट्रूमेंटल एरर में आ जाएगा। तो बाहर क्या मालूम करना है, द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर। टेम्परेचर डिफरेंस भी मालूम कीजिए दोनों बॉडीज का, लेकिन जब आप टेम्परेचर डिफरेंस मालूम करेंगे तो मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि इन दोनों रीडिंग में एरर मौजूद है। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, एरर। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। टेम्परेचर डिफरेंस मालूम करना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा टी, डेल्टा टी बराबर होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। दिस इज विदाउट अनसर्टेनिटी। जब इसको हम लिखेंगे विद अनसर्टेनिटी तो यह हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन टेम्परेचर डिफरेंस। ये वाला डेल्टा क्या शो कर रहा है डिफरेंस को, ये वाला डेल्टा क्या शो कर रहा है अनसर्टेनिटी। तो ये हो जाएगा T2 प्लस माइनस डेल्टा T2 माइनस T1 प्लस माइनस डेल्टा T1। जब हमने यहाँ पे अनसर्टेनिटी शो की है तो फिर T2 और T1 में भी अनसर्टेनिटी हमें दिखनी चाहिए। तो ये हो जाएगा T2 कितना, T2 इज 50, T1 इज 20। सो उससे पहले चल जाते हैं, ये जो T2 है इसको माइनस कर लेते हैं T1 से, इन दोनों का डिफरेंस लिया और अनसर्टेनिटीज आपस में जमा हो जाएंगे, प्लस माइनस कॉमन लिया और अनसर्टेनिटीज डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T1 ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगी। क्योंकि जब हम लोग इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज का टॉपिक कर रहे थे उस समय मैंने आपको समझाया था कि अनसर्टेनिटीज आपस में माइनस नहीं होती, एज होती है। तो ये हो जाएगा T2 इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T1 इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 20 है, T1 20 और ये हो जाएगा डेल्टा T2 इज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्लस डेल्टा T1 इज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों माइनस हो गए, प्लस माइनस ये दोनों जमा हो जाएंगे तो एरर हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चेक करते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ये वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 में ये हमें एक मेजर वैल्यू दी गई है 5 मीटर और इससे अनसर्टेनिटी है 4%, जबकि ये दूसरी मेजर वैल्यू है 30 सेकेंड, ठीक है, और इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो है 3.3%। तो यहाँ पे इन दोनों में परसेंट अनसर्टेनिटी हमें दी गई है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, जिससे मालूम हो रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारे पास। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 मीटर प्लस माइनस 4% और मल्टीप्लाई 3 सेकेंड प्लस माइनस 3.3%। तो जब ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, रूल क्या है, यहाँ पे हम रूल यूज करेंगे द प्रोडक्ट रूल। तो 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 के साथ क्या लिखा हुआ है मीटर और 3 के साथ है सेकंड, तो इन दोनों का मीटर एंड सेकंड भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। नाउ प्लस माइनस को हम ले लेंगे कॉमन, क्या ये दोनों अनसर्टेनिटीज भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, आंसर है नो, अनसर्टेनिटीज आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती। तो ये दोनों अनसर्टेनिटीज आपस में जमा हो जाएंगे और एक काम और भी होगा, वो ये कि अगर दोनों अनसर्टेनिटीज एब्सोल्यूट में है तो इनको जमा तो करनी होगा, जमा करने के साथ साथ दोनों को कन्वर्ट भी करना होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में। यहाँ पे हमारा काम आसान हो चुका है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पहले से ही कन्वर्ट है परसेंटेज में और यहाँ पे अनसर्टेनिटी पहले से हमें परसेंटेज में दी गई है, तो इन दोनों को बस सिंपली जमा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 3 15 मीटर सेकंड प्लस माइनस और 4 और ये 3 जमा हो जाएंगे तो 7.3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन बी है जो कि करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 में ये कोई मेजरमेंट हुई है और इसमें ये अनसर्टेनिटी है 2%, लेकिन इस पर क्या मौजूद है, क्यूब, होल क्यूब मौजूद है। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, पावर रूल, इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज इन कैलकुलेशन के टॉपिक में आपने ये पढ़ा था कि पावर रूल क्या होता है। जरा इसको हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट।
इसको लिखते हैं 2.0 प्लस माइनस 2.0% होल क्यूब। अब पावर रूल के मुताबिक मैं इस 2 पे क्यूब ले सकता हूँ, 2.0 की जगह 2 लिखते हैं, 2 पे क्यूब ले सकता हूँ प्लस माइनस ये जो 2% है इस पर मैं क्यूब नहीं लूँगा। अनसर्टेनिटी पे हम क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि पावर लेने से क्या होगा कि वो जो अनसर्टेनिटी है वो अपनी रियल वैल्यू से दोगुनी या 3 गुना बड़ी हो जाएगी, और ऐसा होगा नहीं, रियलिटी में कुछ और होगा। या फिर पावर लेने से ये भी होता है कि जो अनसर्टेनिटी है वो अपनी रियल वैल्यू से कम हो जाती है, और ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो ये 3 यानी पावर को हम अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 3 है इधर आ जाएगा, और उसके बाद अगर अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट में तो वो कन्वर्ट हो जाएगी परसेंटेज में। यहाँ पे अनसर्टेनिटी पहले से ही परसेंटेज में है, तो द आंसर विल बी 2। और ये जो पैमाइश हो रही है तो ये आई थिंक वॉल्यूम की हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मीटर लिखा हुआ होना चाहिए और यहाँ पे मीटर क्यूब मौजूद है ऑप्शन में। तो अगर यहाँ मैंने मीटर लिख दूँ तो ये क्यूब इस मीटर पर भी आ जाएगा, 2 मीटर क्यूब प्लस माइनस इसे क्या है 6%। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसमें ऑप्शन सी है करेक्ट। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने इस 2 में तो पावर लिया ही नहीं, इस 2 पर भी पावर लेते हैं तो यह हो जाएगा 8 मीटर क्यूब प्लस माइनस 6%। अब ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट इज एमसीक्यू नंबर 10। उससे क्या रहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट्स ऑफ ये कोई नंबर है 0.00708 फिर 2 zeros हैं और सेंटीमीटर आर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो इस नंबर को देखिए, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है 7। इससे पहले आप देखें, इससे पहले रूल के मुताबिक नंबर से जो नॉन जीरो नंबर होता है, जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, उसकी लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोस होते हैं, चाहे डेसिमल पॉइंट हो चाहे डेसिमल पॉइंट ना हो, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। इसी तरह 7 है फिर 8 है, तो ये तो दो नंबर्स के दरमियान में जीरो आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। 7 भी है, 8 भी है, 6 भी है। अब ये जो दो जीरोस हैं, क्योंकि यहाँ पे शुरू में डेसिमल पॉइंट है, तो इस डेसिमल पॉइंट की वजह से ये दो जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे, क्योंकि ये भी हमने एक रूल इससे मुताबिक पढ़ा था। तो तमाम नंबर इस 3 जीरोस को छोड़ के सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 significant figures. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 11, हाउ मेनी significant figures does 1.36 plus 25.2 have? ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों को जमा करना है और फिर देखना है कि आंसर में कितने significant figures होंगे। तो इसको लिखते हैं 1.362। अब ये 25.2 दोनों कैसे लिखा कि इन दोनों का डेसिमल पॉइंट एक ही लाइन में आ गया। अब इनको जमा करते हैं तो 2 6 फिर 3 और 2 को जमा किया 5 और पॉइंट अपनी जगह, तो डेसिमल पॉइंट में 1 और 5 को जमा किया तो आंसर आ गया 6 2 26.562। अब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में समझाया था, और वो ये कि हम जिन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद किस नंबर में सबसे कम डिजिट्स हैं। आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही कम डिजिट्स होने चाहिए। तो ये वाला देखें, इसमें फर्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि दूसरी जो मेजरमेंट है उसमें पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस टू को करेंगे राउंड ऑफ। 2 जो कि 5 से कम है, तो इसलिए इसको तो हम राउंड ऑफ कर लेंगे, लेकिन उससे पहले का जो हिस्सा है यानी 6 उसको हम वैसे ही रहने देंगे। अब हम इस 6 को कर देंगे राउंड ऑफ, क्योंकि 6 5 से ज़्यादा है, तो जब 6 राउंड ऑफ हो जाएगा तो उससे पहले का हिस्सा 1 बढ़ेगा, तो ये जो 5 है ये हो जाएगा 6 और ये वाला 6 हो जाएगा रिटर्न, ये राउंड ऑफ हो गया। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 1 2 3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 3। 12, कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
ये भी उसी की तरह है, यानी ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों को जमा किया है और जमा करने के बाद देखना है कि जो आंसर है वो हमारे पास कैसा होगा और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इन दोनों को जमा करते हैं। 1.513 मीटर और 27.3 मीटर प्लस, तो 3 आ जाएगा अपनी जगह, 3 अपनी जगह आ गया, 1 भी आ गया, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये 2, सो 28.813। इस नंबर में देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 28 पॉइंट। 3 को राउंड ऑफ करेंगे, 1 को राउंड ऑफ करेंगे, दोनों 5 से कम है तो 8 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 28.8 मीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 28.8। 13 में ये दो नंबर हमें दिए गए हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो द फर्स्ट नंबर इज 7.635 मल्टीप्लाई 4.81, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यानी 7.635 मल्टीप्लाई 4.81, इससे आंसर आ गया 36.72435। इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? तो ये नंबर देखें, वैसे रूल क्या है? रूल ये है कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हम दोनों नंबर्स में देखेंगे कि टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेसिमल पॉइंट से पहले भी, डेसिमल पॉइंट के बाद भी। डेसिमल पॉइंट ना भी हो तब भी हम देखेंगे कि उसमें जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर में भी उतने ही कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4, इससे कितने हैं? 1 2 3, इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, वो भी टोटल, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, यानी 1 2 3। बाकी सब क्या करेंगे? राउंड ऑफ। तो इनको राउंड ऑफ करने का सिलसिला शुरू करते हैं। 5 को जब राउंड ऑफ किया जाता है तो उससे पहले एक नंबर को देखा जाता है कि वो ऑड है या इवन। अगर वो ऑड है तो उसको 1 बढ़ा दिया जाता है और 5 को गोल कर दिया जाता है, यानी राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 36.724, 5 को राउंड ऑफ हो गया, 3 का बन जाएगा 4। अब देखिए 4 भी, ये 4, ये वाला 4 और ये वाला 2, ये तीनों ही 5 से कम है, तो इन तीनों को हम राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास 36.7 ये रह जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे कम है, आंसर में भी उतने ही कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। MCQ नंबर 14 में है द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज। ये एक मेजरमेंट है, इसकी प्रिसिशन क्या है वो मालूम करते हैं। तो नंबर है 385,000 किलोमीटर। हम कैसे मालूम करते हैं प्रिसिशन? तो इसके लिए हमने पढ़ा था द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर शोज द प्रिसिशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। तो ये जो मेजरमेंट हुई है इसमें लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा होगा? ये 5, यानी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 3, एक 8 और एक 5। ये 3 जीरो जो है ये मे और मे नॉट हो सकते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट का जिक्र नहीं हुआ। जब डिस्काउंट का जिक्र नहीं हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। लेकिन अगर डिस्काउंट का जिक्र किया जाता तो फिर डिस्काउंट के मुताबिक हम कहते हैं कि 3 जीरोस में से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। अब इस नंबर में हम इस तरह करते हैं कि इस 3 को 0 बना दो, 8 को भी 0 बना दो, क्योंकि हमारा कंसर्न किसके साथ है? द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। ये जो 5 है इसको बना दो 1 और ये 3 जीरो साथ में लिख दो किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर ये इसकी हो गई प्रिसिशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये जो 1000 किलोमीटर है ये हमें बता रहा है
कि ये जो मेजरमेंट जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हुई है वो 1000 किलोमीटर से कम पैमाइश नहीं कर सकता। यानी एक तरह से हमने लीस्ट काउंट के बारे में यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट बराबर होता है मेजर्ड वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो इसलिए प्रिसिशन 1000 किलोमीटर कैसे है? इस 385,000 किलोमीटर को 385,000 किसने बनाया है? जाहिर है 1000 ने ही बनाया है। तो रिजल्ट है 385,000 किलोमीटर। अब इसमें ये मेजर वैल्यू है 385 और लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट है 1000 किलोमीटर। तो जब लीस्ट काउंट हमारे पास ये आ गया तो इसके मुताबिक हम बोलेंगे कि इस मेजरमेंट की जो प्रिसिशन है वो 1000 किलोमीटर के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 2643 मीटर। अब इसके मैं कैसे मालूम करूँगा प्रिसिशन? तो उसके लिए मैं दोबारा से वही रूल यूज़ करूँगा, द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर शोज द प्रिसिशन। जैसे इसमें ये वाला लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये हमें बताएगा अबाउट द प्रिसिशन। तो बाकी नंबर्स को 0 कर दो और ये जो 3 है इसको 1 कर दो, तो हम बोलेंगे कि इसकी प्रिसिशन है 1। ठीक है, ये तरीके का है। चाहे कोई भी नंबर हो उसकी प्रिसिशन हम इस तरीके से मालूम करेंगे। 15 एमसीक्यू नंबर 15 में ये MLT डायमेंशन दिया गया है और n पावर भी 0 है, l पावर 0, t पावर 0। तो यहाँ पे कहा जा रहा है डायमेंशन ऑफ, ये जो हमें दिया गया है ये किस चीज़ का डायमेंशन है। तो चेक करते हैं सबको बारी बारी कि ये किस चीज़ का डायमेंशन है। सबसे पहले है स्ट्रेन। स्ट्रेन का फार्मूला क्या है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी लेंथ है, मीटर डिवाइड बाय मीटर। आंसर इज 1। इसको हम लिख सकते हैं 1 की जगह l पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, क्योंकि इससे भी 1 आ रहा है। तो हम बोलेंगे स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। अब ये चेक करते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है n इज इक्वल टू c डिवाइड बाय v। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर ये दो एंगल्स का रेशियो भी हो सकता है। तो दोनों सूरतों में ये भी आएगा डायमेंशनलेस, क्योंकि ये भी स्पीड है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये वाली भी स्पीड है मीटर पर सेकंड, दोनों कैंसिल, आंसर इज 1। तो डायमेंशन हो जाएगा n पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। इसके बाद है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है m इज इक्वल टू, ये भी रेशो है। आपको पता है जब दो सिमिलर चीज़ों का रेशो आता है, दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो आता है, तो उनके यूनिट्स भी सेम होते हैं। जब यूनिट्स सेम होते हैं तो वो क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है ये होगा द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, इन दोनों का रेशो लेना है। तो अगर हम इमेज का हाइट देख लें वो भी हम सेंटीमीटर में लेंगे और ऑब्जेक्ट का हाइट भी हम लेंगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर आ गया n पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। तो ये भी ठीक है, यानी ये तीनों ही डायमेंशनलेस है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है तार की डायमेंशन कौन सी है? द डायमेंशन ऑफ तार इज, इन चारों में से तार की डायमेंशन कौन सी है? डायमेंशन मालूम करने के लिए हमें दो बातों का पता होना चाहिए, एक फार्मूला और एक यूनिट्स। तो यूनिट्स से भी मालूम कर सकते हैं और फार्मूला से भी मालूम कर सकते हैं। तो तार का फार्मूला है तार इन डायमेंशन इज इक्वल टू मोमेंट आर्म, यानी आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स एफ। तो तार इज इक्वल टू मोमेंट आर्म का नेचर क्या है? लेंथ, लेंथ लिखा, और फोर्स का नेचर क्या है? फोर्स में एक मास की डायमेंशन है, एक लेंथ की डायमेंशन है और दो इसमें टाइम की डायमेंशन है, t पावर 2। तो तार की डायमेंशन हो जाएगी ये दो l आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n पावर 1, l पावर 2, t पावर -2।
डायमेंशन ऑफ आर्क, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज तो हम लोगों ने इस लेक्चर में कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स भी हो जाए। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।